आज का पहला प्रश्न है कि पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि पहला, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई और फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक जो हैं वो फ्रांसीसी डी अल्मीडा है, जबकि अल्मीडा जो है वो 1505 ईस्वी में भारत आया था और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कहें शांत जल नीति की चलाई। जबकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल जो है वो 1509 से लेकर 1515 तक है, 1509 से 1515 तक है। और इसी ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा पराजित करके गोवा को जीता था, सुल्तान को पराजित करके। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, कि दोनों कथन जो हैं गलत है। अगला प्रश्न है कि जाट विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कि मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलपुत के जमींदार गोकुल ने किया 1669 ईस्वी में किया था और बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी। जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी और जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि बी ऑप्शन जो है वह इसके परिप्रेक्ष्य में गलत है, क्योंकि मुगलों के विरुद्ध जाटों का आरंभ 1669 में तिलपत के जमींदार गोकुल ने किया था। यह कथन जो है पूर्णतः सही है और जिसे राजा राम ने आगे बढ़ाया था। जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की स्थापना 1700 में बदन सिंह ने नहीं, चूड़ामन ने की थी और जो राजा बदन सिंह को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, राजा की उपाधि दी थी, जबकि सूरजमल को जाटों का अफलातून कहते हैं। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो गलत था, क्योंकि यहाँ पे अगर चूड़ामन होता तो एक क्वेश्चन भी सही होता। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली में किए गए दमन और हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है मुझे क्या क्या देखना बदा है? ऑप्शन है बहादुर सादुती, बख्त खां, मिर्जा गालिब या फिर जॉन निकोलस। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मिर्जा गालिब। अंग्रेजों द्वारा 20 सितंबर 1857 को पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और इस दौरान अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह का दमन करते समय बहुत ही अत्याचार किए गए। उस समय प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थी और उन्होंने ही ये लिखा है कि मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना बताया बचा है। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था। उन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था और या फिर व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। 1 2 3, 3 और 4, 1 3 4 या फिर 2 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 और 4 जो है यही सही है। राजा राममोहन राय 15 वर्ष की अवस्था में ही घर से निकल गए। इस दौरान उन्हें नेपाल भी गए, वहां उन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना भी की, जैसे 1814 में इन्होंने आत्मी सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1828 में ब्रह्म समाज, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज और 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जॉन डिग्बी ने इन्हें
अपना दीवान नियुक्त किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसलिए 2 और 4 जो हैं इनका जो कथन है वही गलत है, बाकी पहला और तीसरा जो है वो सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहाँ खोला गया था? गुंटूर आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, खेड़ा गुजरात या फिर नदिया बंगाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गुंटूर आंध्र प्रदेश। भारत का पहला किसान स्कूल 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निदुब्रोल नामक स्थान पर इसने खोला था, भारत का पहला किसान स्कूल। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कांग्रेस के अधिवेशन और उनके प्रमुख कार्यक्रम कि लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। तो इसका जो सही सम्मेलन है वो आपका है लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। फैजपुर अधिवेशन में मूलभूत कृषि कार्यक्रम की बात की गई थी और रामगढ़ अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता की बात की गई थी। इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गांधी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांग पेश की। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत की। इन मांगों के में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग शामिल थी और सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई। तो कौन सा कथन सही नहीं है? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3 या फिर 3 और 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांगे जो हैं उन्होंने यंग इंडिया के माध्यम से पेश की, जिनमें एक मुख्य मांगे थी कि सेना के खर्च में 50% की कटौती, सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, भू राजस्व में 50% कटौती करना। इसी प्रकार देखें तो 2 और 3 कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में एक कथन और दूसरा कारक कहा गया है कि कथन है कि मार्च 1942 में मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कृषि मिशन भारत भेजने की घोषणा की और विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय परेशान हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के दबाव डाला। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और यह मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए और हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से
प्राप्त हुए। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है डी ऑप्शन कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ऐसा इसलिए पूर्व पाषाण काल के समय मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का मनुष्य प्रयोग करता था। इस काल के उपकरणों को दो भागों में बांटते हैं, चापर चापिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। चापर चापिंग पेबल संस्कृति के सर्वप्रथम उपयोग जो हैं वो सोहन घाटी से मिले थे, ना कि अतिरक कब्बल से। जबकि हैंड एक्स संस्कृत के हैंड एक्स के जो साक्षी उपकरण हैं वो अतिरक मद्रास के अति रम पक्कम से प्राप्त हुए हैं और सोहन घाटी से मिले हैं चापर चैपिंग के। इसलिए दूसरा कथन भी से गलत है। इसलिए दोनों कथन जो गलत हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर थी और यह सोने की बनी होती थी। केवल एक सही है, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वह आपका है केवल एक, क्योंकि मौर्य काल की राजकीय मुद्रा जो थी वो पर थी और इसका जो होती थी यह 3/4 तोले के बराबर जो यह चांदी का सिक्का था, ना कि सोने का। यह एक चांदी का सिक्का था। अधिकारियों के वेतन आदि में इसी का प्रयोग होता था। जबकि निष्क की बात करें, निष्क और सुवर्ण जो मौर्य काल के सिक्के थे ये सोने के थे, पर जो थी वो चांदी की मुद्रा थी। अगला प्रश्न है, कलिंग के चेदिवंशी खारवेल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसका हाथी गुम्फा अभिलेख नेहरू की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य है और हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम न दिए जाने की उल्लेख है। इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही नहीं है? तो यह सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि कलिंग के चेद वंश के संस्थापक जो हैं वो थे महामेघवाहन। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख से महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है और यह नहर की जानकारी देने वाला पहला अभिलेखीय साक्ष्य। इसी अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य को पराजित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। पांड्य शासकों के यहाँ उसने गधे से हल चलवाया था और इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दिए जाने का उल्लेख है, न कि बौद्ध भिक्षुओं का। इसलिए ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, एकता व्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए कि एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में है और भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है और भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को है और चौथा है फिरोज तुगलक ने एकताओं पर इक्तेदारों के वंशानुगत अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। कौन सा सही है? केवल 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में निम्नलिखित में से किन किन का योगदान है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। ननैया, तिकन्ना, एर्रा प्रगदा या फिर वीरभद्र। कूट के चयनित करना है 1 2 3, 1 2 4, 1 और 2 या फिर 1 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3। मतलब कि नन्या, तिकन्या और एरे प्रगदा जो हैं इन्होंने ही महाभारत से जुड़े हुए हैं। जबकि तेलुगु विद्वान वीरभद्र जो थे इन्होंने कालिदास के द्वारा लिखी गई रंज अभिज्ञान संकुतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। महाभारत को तेलुगु भाषा में का अनुवाद नन्या नामक कवि ने प्रारंभ किया, लेकिन इसे पूर्ण नहीं कर सके और उनके अधूरे कार्य को कवि तिकन्ना ने आगे बढ़ाया, लेकिन वह भी इस कार्य को पूरा नहीं कर सके और अंत में एर्रा प्रगदा नामक कवि ने इसे पूरा किया। अगला प्रश्न है, बीरबल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की और अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया। अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा और कलंजर की जागीर प्रदान की और इनकी मृत्यु 1586 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी।
तो इसका कौन सा कथन जो है सही नहीं है बीरबल के संदर्भ में। तो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। तो इनका मनसब जो था 5000 का नहीं था, इनका मनसब जो है वो 2000 का मनसब था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें बीरबल, कविराज और राजा की उपाधि दी थी। अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा और कलिंज की जागीरें भी प्रदान की थी और 1586 में इनकी मृत्यु हुई थी यूसुफ जाइयों से लड़ते। अगला प्रश्न है रोमांस इन द स्टोन यानी पत्थर में रोमानी कथा किस इमारत को जानते हैं? मरियम महल, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा, जामी मस्जिद, फतेहपुर सीकरी या फिर अकबर का मकबरा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी को रोमांस इन द स्टोन यानी पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है एक कथन दूसरे को कारण कहा गया है कि कथन है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों तथा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें ही भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि ए और दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या जो है करते हैं। अगला प्रश्न है 42वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़े गए। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 3 नए निर्देशक तत्व शामिल जोड़े गए। इस संशोधन के द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची के समवर्ती सूची से स्थानांतरित किया गया और इस संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। तो कौन सा सही नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि 42वां संवैधानिक संशोधन जो है 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। इस संशोधन के द्वारा ही 4 का और 14 का जोड़े गए, इसलिए पहला कथन सही है। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन भी सही है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया और 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। संविधान के नीति निश्चित तत्वों में 3 नए नीति निश्चित तत्व जोड़े गए, जिसमें 39A जोड़ा गया था, 43A जोड़ा गया, 39A, 43A और 48A जोड़े गए थे और 5 विषयों को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसलिए सी ऑप्शन गलत है कि 7 विषयों को नहीं बल्कि 5 विषयों को अलग करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया कनाडा के संविधान में स्थित है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2, कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से न लेकर एक कनाडा के संविधान से ली गई। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समान समता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। इनमें से विधियों का समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है या सकारात्मक प्रवृत्ति का है। इसे कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है बजट पारित होने के संदर्भ संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है जो निम्न है कि आम बहस, विभागीय समिति जांच, बजट का प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक का पारित होना, अनुदान मांग पर मतदान या वित्त विधेयक का पारित होना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। कि सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद आम बहस, फिर उसके बाद विभागीय समिति की जांच, फिर उसके बाद आपका आएगा अनुदान मांग, फिर उसके बाद आपका विनियोग विधेयक पारित होना और उसके बाद वित्त विधेयक का पारित होना। अगला प्रश्न है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का जन्मा नागरिक हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, न्यूनतम आय 35 वर्ष हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत की हो। तो इसका सही जो आंसर है कोर्ट के आधार पर 1 3 4 1 2 3 1 4 या फिर 2 और 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 2 और 4, 2 और 4। तो ये है शर्तें जो हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए। और भारत का जन्मा नागरिक नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी में नहीं दिया गया है। दो और 4। अगला प्रश्न है तो ये पे हमारे थे आज के कुछ प्रश्न।